नमस्कार दोस्तों, 28 जून 1914 एक 19 साल का स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस की गोली मारकर हत्या कर देता है और इस एक घटना की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं। एक ऐसी वॉर जिसमें कई एंशिएंट एम्पायर्स खत्म हो जाते हैं। एक ऐसी वॉर जो ढेर सारे कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स पर लड़ी जाती है। आज के दिन हम इस वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जानते हैं। सुनने में बड़ा सेंसेशनल लगता है ना ये कि इस एक सिंगल घटना की वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर 1 हो गई। अगर हम टाइम मशीन लेकर वापस जा पाते और इस असैसिनेशन को होने से रोक पाते तो क्या दुनिया में कोई वर्ल्ड वॉर नहीं होती? रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। कोई भी इतनी बड़ी जंग एक लंबे कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ रीजंस की वजह से होती है और फिर एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से वो स्पार्क आता है। इमेजिन करो एक डायनामाइट्स का पहाड़ है यहाँ पर और मैं एक छोटी सी माचिस का इस्तेमाल करके इस पूरे डायनामाइट के पहाड़ को फोड़ देता हूँ। तो जो धमाका यहाँ पर हुआ है वो मेरी माचिस की वजह से नहीं हुआ, वो एक्चुअली में यहाँ पर एक डायनामाइट का पहाड़ था इसलिए हुआ है। आइए आज के वीडियो में वर्ल्ड वॉर 1 को समझते हैं। January 1916. 140,000 men were assembling for the attack. In our wood, the front trenches will be taken in the first place. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched to offensive. साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ ऐसा दिखता था। बीच में एक बड़ा सा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था जो आज के दिन की ऑस्ट्रिया और हंगरी के देशों से कहीं ज्यादा बड़ा है। जर्मनी का जो एम्पायर था वो भी आज के दिन के जर्मनी से कहीं ज्यादा बड़ा है। पोलैंड का कोई देश नहीं होता था। रशिया में रशियन एम्पायर था। आज के दिन के टर्की में ऑटोमन एम्पायर था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है जाननी दोस्तों कि ज्यादातर यूरोपियन देश उस समय में मोनार्कीज थे, यानी एक राजा महाराजा का राज रहता था वहां। इनफैक्ट सिर्फ 3 देश थे यूरोप में जो डेमोक्रेसीज थे, मोनार्की नहीं थे। फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सान मरीनो। अब ईस्टर्न यूरोप में कुछ देश हैं जैसे कि सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया और बुल्गारिया। इन्हें बाल्कन कंट्रीज कहते हैं। याद रखना ये हमारी कहानी में काफी इंपॉर्टेंट है। अपनी कहानी की हम शुरुआत करते हैं साल 1878 से। रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक जंग हुई थी। ऑटोमन एम्पायर एक तरफ था, रशियन एम्पायर दूसरी तरफ था, जो इन बाल्कन कंट्रीज की मदद कर रहा था ऑटोमन एम्पायर से अलग होने में। इस जंग के कंक्लूजन में 1878 में ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन करी गई थी। इस ट्रीटी के अनुसार ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया था कि बोस्निया और हेर्जेगोविना का जो रीजन है उसको ये एडमिनिस्टर कर सकता है टेम्पररली, लेकिन ऑफिशियली ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहेगा ये एरिया। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने बोस्निया और हेर्जेगोविना को एनेक्स कर लिया, इन्वेड कर दिया। उस समय का एक ये पॉलिटिकल कार्टून है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है देखना। ऑटोमन के सुल्तान अपने हाथ पकड़कर खड़े हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं क्योंकि ऑटोमन एम्पायर के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स आने लग रही थी, रेवोल्यूशंस होने लग रही थी अपनी। इस समय में बुल्गारिया आजाद हो गया ऑटोमन एम्पायर से, जो आप बीच में देख सकते हैं एक इंडिपेंडेंट देश बन गया। लेफ्ट पर आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रियन महाराजा फ्रांस जोसेफ बोस्निया और हेर्जेगोविना देश को भी छीनने लग रहे हैं, फाड़कर मैप से छीनने लग रहे हैं। अब ये जो बोस्निया और हेर्जेगोविना का देश है ये 400 साल तक ऑटोमन राज के अंदर रहा, लेकिन आजादी मिलने की जगह अब यहाँ पर एक और एम्पायर ने आकर इसे कैप्चर कर लिया। ऑब्वियसली जो बोस्निया में रहने वाले लोग हैं वो इससे बहुत गुस्सा थे, वो आजाद होना चाहते थे। उनकी नेबरिंग कंट्री सर्बिया में भी लोग बड़े गुस्सा थे इस चीज को होते हुए देखकर। सर्बियन लोगों का बोस्नियन लोगों के साथ ना सिर्फ एक ज्योग्राफिकल कनेक्शन था बल्कि एक एथनिक कनेक्शन भी था। एक्चुअली में ये जो सारी कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप की, इनकी एथनिसिटी है स्लाव्स की। बहुत से लोग इन देशों में रहने वाले इस कनेक्शन को फील करते हैं। इनफैक्ट अगर आप इस मैप के बॉटम साइड पर देखोगे जो डार्क ब्लू में कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के लोग अपने आप को साउथ स्लैव्स करके बुलाते हैं और बहुत से लोगों ने इन देशों में एक साउथ स्लैविक नेशन की भी डिमांड करी। तो सर्बिया ने कंप्लेन करी यहाँ पर कि ऑस्ट्रिया हंगरी का जो एम्पायर है वो ना सिर्फ बोस्निया को इन्वेड कर रहा है बल्कि हमारे साउथ स्लैव्स को इन्वेड करने लगा।
अब इस देश पर कब्जा करने से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने ऑलरेडी रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात कर ली थी कि रशिया इससे ऑब्जेक्ट ना करे, हम आपको पहले बता रहे हैं हम इस देश पर कब्जा करने वाले हैं। और रशिया ने बात सुन भी ली थी क्योंकि रशिया को रिटर्न में कुछ और चाहिए था। इस नक्शे को देखिए, ये है ब्लैक सी, इसके नीचे है सी ऑफ मारमारा, बीच में से ये स्टेट ऑफ बॉस्फोरस गुजरता है इस्तांबुल को दो में डिवाइड करते हुए। अब ये पार्ट ऑटोमन एम्पायर के पास था और रशिया इसे छीनना चाहता था, तो रशिया ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से कहा कि हम इसे छीनेंगे, हम इस पर कब्जा जमाएंगे और तुम हमें कुछ मत कहना, और तुम वहां पर बोस्निया देश पर कब्जा जमा लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। अच्छी डील है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि रशिया में बहुत से स्लाविक लोग रहते थे और रशिया के अंदर ढेर सारे लोग प्रोटेस्ट करने लगे इस चीज को देखकर कि